सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। एंड जैसा कि हम बात कर रहे थे CUT फिजिक्स के बारे में, एंड मैं आपका टीचर सूरज। तो अभी तक जहाँ तक हमने करा दैट अभी तक अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हमारे पास चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के बाद फिर हमने टॉर्क निकाला, टॉर्क के बाद फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। ठीक है, तो अलग अलग हमने टॉपिक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से पढ़े। ठीक है, अब बेसिक लेवल पे पढ़े तो मेरे हिसाब से अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक से हमने पढ़ा है कि अगर आपने उसको एक बार भी पूरे तरीके से देख लिया तो वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है ना, जितने टॉपिक्स अभी हमने कवर करे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा बैक में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह के इन सब के फॉर्मूले थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें दैट मेरे पास जो कूलम फोर्स था वो क्या था? दैट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? दूसरी चीज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? KQ बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? तीसरी चीज मेरे पास डाइपोल का फॉर्मूला क्या था? दैट P इज इक्वल टू Q डॉट 2A। Q डॉट 2A। अब क्या ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं, क्या ये तीनों क्वांटिटीज स्केलर है या वेक्टर? ये तीनों क्वांटिटीज स्केलर हैं या वेक्टर? ये तीनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था टॉर्क, तो टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? दैट PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने U से डिनोट किया था। किससे? U से। तो U क्या था हमारे पास? PE cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक हमारे पास ये क्लियर था। दूसरी चीज, अगर हम टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकालें, रेशियो, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालें तो क्या आएगा मेरे पास? tan थीटा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का रेशियो निकालें तो मेरे पास आ जाएगा cot थीटा। कितना आएगा? cot थीटा। अब अगर मैं देखूं बेसिकली कि भाई मेरे पास टॉर्क और एनर्जी जो है वो एंगल में आ रही है, मतलब सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है? tan थीटा और cot थीटा। तो इसका मतलब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टॉर्क, एनर्जी और वर्क डन की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? सेम। टॉर्क की, वर्क डन की और एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? ml2 t माइनस 2। ml2 t माइनस 2। तो ये हमारे पास टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी की डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब टॉर्क और एनर्जी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो सिर्फ किस में आएगा? एंगल में। और हम जानते हैं दैट एंगल की हमारे पास डायमेंशन नहीं है, एंगल की डायमेंशन नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़े तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी? तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है क्या? अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे ही आगे हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अगर मैं बात करूं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। किससे? फाई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है फाई। फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या है ये देखते हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास अगर मान लो कोई एक सरफेस है, क्या है? सरफेस। अब वो सरफेस किसी भी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो सरफेस आपके पास स्फेरिकल सरफेस हो सकती है, वो सरफेस आपके पास क्यूबिकल सरफेस हो सकती है, वो सरफेस आपके पास किसी भी तरीके की सरफेस हो सकती है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकती है। ठीक है, बेसिकली जो सरफेस है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड। सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड। सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड। मैंने क्लोज्ड सरफेस क्यों लिया? बेसिकली मैंने क्लोज्ड सरफेस इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था?
दैट एक चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, एमिट होती है। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को उठा के उस क्लोज्ड सरफेस में रख देता हूं, या फिर मैं मानूं दैट ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, अगर ये क्लोज्ड सरफेस में है, किस में है, इस क्लोज्ड सरफेस में, ये स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। कैसी क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल। अगर ये चार्ज पार्टिकल इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस में है, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। कोई दिक्कत, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है, तो जितनी भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या ये इस स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलरली एमिट हो रही है, क्या इस स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलरली एमिट हो रही है। कहने का मतलब अगर ये वाली लाइन में देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये वाली सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं ये वाली लाइन देखूं तो ये वाली लाइन इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड एरिया नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। अब अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है, और वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, वो चार्ज पार्टिकल इस क्लोज सरफेस से क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है वो क्या है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया नॉर्मली। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing normally through an closed surface, the number of electric field line passing normally through an closed surface। इसका मतलब हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो किसी भी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोज सरफेस, अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने स्फीयर बनाया, अभी इस स्फीयर के अंदर तो चार्ज पार्टिकल रखा था, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब मेरे पास मान लेते हैं कि क्यूब आ गया, क्या आ गया, क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर क्या रखा है, एक चार्ज पार्टिकल। क्यूब क्लोज्ड है, क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या रखा है, चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब ये कि हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे इस चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इसकी सरफेस के क्या, परपेंडिकुलरली, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली सरफेस हो जाएगी, ये रेक्टेंगुलर सरफेस ऊपर वाली, और इससे कितनी लाइन पास करेगी वो देख लेंगे, कितनी लाइन पास करेंगी वो देख लेंगे। और लाइन कैसे पास करनी चाहिए, परपेंडिकुलरली। कोई दिक्कत परेशानी। तो यहां तक मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये बनती है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्लोज सरफेस जो है मैंने बताया स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्लोज सरफेस क्यूबिकल भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है, किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि उस क्लोज सरफेस को यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर मैं बात करूँ कि वो क्लोज सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्लोज सरफेस ली, तो इसका मतलब हमेशा मैं इसको क्लोज सरफेस तो बोलूँगा नहीं, ठीक है। उस क्लोज्ड सरफेस को मैं बोलूँगा गॉसियन सरफेस। क्या बोलूँगा, उस क्लोज सरफेस को मैं क्या बोलूँगा, गॉसियन सरफेस। क्या बोलूँगा, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे पास क्या रखा होगा, चार्ज पार्टिकल। अब गॉसियन सरफेस मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहीं से आपके पास गॉस लॉ की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, गॉस लॉ की। अब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकला, दैट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी नॉर्मली किससे, क्लोज सरफेस से, और उस क्लोज सरफेस को मैंने क्या बोल दिया, गॉसियन सरफेस। क्या बोला, गॉसियन सरफेस।
अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर फाई ई का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, तो मैंने अभी तक आपको बताया कि दैट अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है या फिर गॉसियन सरफेस में इसको कह सकता हूं, क्या है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्या है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस या फिर स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। इसके सेंटर पे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि क्या रखा है, चार्ज Q। इसके सेंटर पे क्या रखा है, चार्ज Q। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा चारों तरफ, ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ एमिट करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मेरे पास जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा नॉर्मली, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, और वो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, दैट फाई ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस वेक्टर। अब ये एस वेक्टर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, k/r²। लेकिन ये एस वेक्टर जो मैंने लिखा ये क्या है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे आपको यहाँ पे इस एस वेक्टर की जगह ए वेक्टर भी देखने को मिलेगा, दैट ई डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली वो एस वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, एस वेक्टर, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे एस वेक्टर क्या है, बेसिकली ये है एरिया वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर मैंने क्यों लिया, अब ये देखते हैं। भाई मैंने आपको बोला था कि भाई क्लोज सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा किस तरीके से करेगा, इस स्फीयर की सरफेस के परपेंडिकुलरली, इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलरली। फॉर एग्जांपल अब ये स्फीयर यहाँ पे इसकी जगह, इस क्लोज सरफेस की जगह स्फीयर नहीं है, मान लेते हैं कोई दूसरी सरफेस है, फॉर एग्जांपल क्यूबॉइडल सरफेस है। अब अगर मान लें कि क्यूबॉइडल सरफेस है तो क्यूबिकल सरफेस में हमारे पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उस चार्ज पार्टिकल से, जरूरी तो नहीं है कि हर तरफ से परपेंडिकुलरली निकलेगी, उसके कॉर्नर से भी निकल सकती है, किसी एंगल थीटा से भी निकल सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डॉट प्रोडक्ट, और जब मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे इस डॉट प्रोडक्ट को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, फाई ई इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया था दैट डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। अब ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और एस क्या है, एस है इस पूरे के पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, इस पूरे के पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब स्फीयर के केस में अगर हम माने कि स्फीयर के केस में तो भैया थीटा जो है वो जीरो रहेगा, स्फीयर के केस में थीटा जीरो रहेगा, सिर्फ किसके केस में, सिर्फ किसके केस में, स्फीयर के केस में। क्यों, क्योंकि अगर हम माने कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकल सरफेस से हर तरफ क्या निकल रही है, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली, और दूसरी चीज मेरे पास जो एस वेक्टर है, एस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एस वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैंने ये स्फेरिकल सरफेस बनाई है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ से लूँगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ से लूँगा एस वेक्टर तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हर तरफ मेरे को स्फीयर में जो ई और एस के बीच का एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं अगर मेरे पास ये एस वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ होगी, तो ई और एस के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आगे बढ़े। अब मेरे पास मैंने देखा कि भैया अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा है और वो क्लोज सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस कह दिया, उसके बाद फिर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है, तो ये हमने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस बना दिया, और उस स्फेरिकल सरफेस बनाने की वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर तरफ क्या कैसी निकल रही है, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली निकल रही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है,
नॉर्मली। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्मली। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है बेसिकली वो कैसे होती है ये देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, क्या है ये, क्यूब। मेरे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलती है ये देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये क्यूब है, कोई दिक्कत, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी। किसकी फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला फेस है, कौन सा वाला, ये वाला। इस फेस को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ये वाला फेस। इस क्यूब का कौन सा वाला फेस, ये वाला। अब ये वाला जो फेस है ये रेक्टेंगुलर फेस लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको एक तरफ से देखूंगा तो कैसा लगेगा, ये रेक्टेंगुलर। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो वो आ जाएगी एस की वैल्यू। क्या आ जाएगी बेटा, एस की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब मुझे इसकी एरिया वेक्टर की क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा इस एरिया की क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहने का मतलब ये इस प्लेन में है। अगर मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्यूब रखूँ तो ये वाला प्लेन कहाँ होगा, ऐसे, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला मैं ले लेता हूँ प्लेन, ए बी सी डी लिया था, इसको ले लेते हैं पी क्यू। क्या ले लेते हैं, पी क्यू। तो ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी। तो इस ए पी क्यू बी की जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया। और दूसरी चीज, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक पूरा का पूरा बोर्ड है, क्या है, बोर्ड। तो इस बोर्ड का एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं बात करूं इसके एरिया की और इसकी डायरेक्शन की, इस एरिया की डायरेक्शन की, तो इस रेक्टेंगल की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। बोर्ड के परपेंडिकुलर मतलब बाहर की साइड। कहाँ की साइड, बाहर की साइड। अब मान लेते हैं कि भाई हमारे पास पीछे की साइड भी हो सकती है। किसकी साइड हो सकती है, पीछे की साइड। अब पीछे की साइड होगी, लेकिन अगर आप डायरेक्शन एक ही कंसीडर कर रहे हो, कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने फिक्स रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फिक्स रख दी, और अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने इधर बाहर की तरफ ले ली, तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को आपको चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब पूरे के पूरे अगर न्यूमेरिकल में हमारे पास, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी, तो अगर एरिया वेक्टर की बात आती है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रखूंगा, फिक्स। अगर बाहर ले रहा हूं तो बाहर ही लूंगा उसको, फिर मैं पीछे नहीं मोड़ूंगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाऊं तो एरिया वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। क्या एरिया वेक्टर यहाँ हो सकता है, नहीं। कहाँ हो सकता है, या बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मैं एक प्लेन हूँ, मैं एक प्लेन सरफेस हूँ, तो मेरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला था, फाई ई इज इक्वल टू क्या था, ई डॉट एस, ई डॉट एस। और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करता हूं तो क्या आ जाएगा, ई एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं इस फ्लक्स के बाद बढ़ता हूं गॉस लॉ की तरफ। किसकी तरफ, गॉस लॉ की तरफ। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन करें। दैट फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। मैंने भी आपको क्या बताया कि किसी भी सरफेस में, किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी गॉसियन सरफेस में, जिसे हम क्लोज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस या फिर उस क्लोज सरफेस के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फिक्स रखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखूंगा, फिक्स। कोई दिक्कत। और फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन में मैंने एरिया वेक्टर ले लिया उसको भी क्या कर दूंगा, फिक्स। अब देखते हैं। और वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड किस पे करेगी, जिस तरीके का हमारे पास प्लेन है, जिस तरीके का हमारे पास प्लेन है, ठीक है। मान लेते हैं अगर मैं बात करूं यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, किसकी, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर मैं बनाऊं, मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं दैट मेरे पास ये हो गया x, ये क्या हो जाएगा y, और ये z। ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक प्लेन है। क्या है, प्लेन। वो प्लेन जो है बेसिकली आपका एक्स वाई डायरेक्शन में है, एक्स वाई प्लेन में है। किसमें है, एक्स और वाई प्लेन में। तो मुझे बताओ कि इसका एरिया क्या होगा, लेंथ
इनटू ब्रेथ, लेकिन उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर, मतलब जेड डायरेक्शन में। किसमें, जेड डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यही प्लेन अगर z और x में हो जाए तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, y में। y क्यों, क्योंकि y z और x के क्या है, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास इसकी इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन z और y में हो जाए तब क्या होगी इसकी डायरेक्शन। अगर एरिया मेरे पास ये एरिया z और y प्लेन में हो जाए तब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, x प्लेन में, क्योंकि x क्या है इन दोनों के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो किसकी बात कर रहे हैं, गॉस लॉ की। किसकी, गॉस लॉ।